गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 30 जून 2025 और आज के बनने वाली सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 29 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जू जियाई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में प्रत्येक पंचायत में एक विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो है दीदी की रसोई योजना के तहत 40 रुपए से भोजन को घटा करके 20 रुपए कर दिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में कटारा गामा या कटारा गामाला एसाला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बाघिन और उसका 4 शावक मृत पाए जाने के कारण चर्चा में रहा माले महादेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दिन विश्व MSME दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 27 जून को। और इसका जो है थीम है फ्रेंड्स वह है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। इंग्लिश में हो जाएगा इनहांसिंग द रोल ऑफ MSME एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अस्पतालों में शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के लिए चर्चा में रहा भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में बोनालू नामक उत्सव शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं यानी कि 30 जून 2025 के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देश में पहली बार किस राज्य में नगर निकाय चुनाव एवं उपचुनाव में 28 जून 2025 को पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मतदान कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में। तो देखिए, देश में पहली बार बिहार में नगर निकाय चुनाव एवं उपचुनाव में 28 जून 2025 को पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मतदान कराया गया यानी कि ई-वोटिंग कराया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कुल 40,280 मतदाताओं ने ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती एवं प्रवासी मतदाताओं के लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ की है। राज्य के 26 जिलों के 42 नगर निकायों में 28 जून 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है किस दिन 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जून को। तो 29 जून को 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, इस साल
19वां सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय या थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, यानी कि 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। फ्रेंड्स, 29 जून 2025 को 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका तथा देश के विकास में नीति नियमन, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जागरूकता लाना है। फ्रेंड्स, यह दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? देखिए, यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म जो है 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजा महेंद्रवरम में 94 करोड़ रुपए की अखंड गोदावरी परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य जो है हैवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट जैसे विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य 2027 गोदावरी पुष्करम से पहले आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, राजस्थान के टोंक जिले में हाल ही में एक दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी देखी गई है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं में उत्साह है। यह गिलहरी टोंक देवली के CISF कैंपस में नीम के पेड़ पर दिखे। ऐसी गिलहरियां बेहद दुर्लभ होती है, करीब हर 1 लाख में एक बार ही देखने को मिलती है। यह आनुवांशिक स्थिति है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संतानों में भी हो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण जो है हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सड़क विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के एक अग्रणी प्रयास में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश का पहला समर्पित पशु ओवरपास कॉरिडोर शुरू किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में निर्मित इस खंड में कई वन्यजीव क्रॉसिंग है। फ्रेंड्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 12 किलोमीटर के हिस्से में फैले इस प्रोजेक्ट में 5 ओवरपास और भारत का सबसे लंबा वन्यजीव अंडरपास शामिल है, जो सभी प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाए बिना जानवरों की सुरक्षित आवाजाही को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 28 जून 2025 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104वीं यानी 104th। तो देखिए, 28 जून 2025 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की 104वीं जयंती मनाई गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 28 जून 2025 को PV नरसिम्हा राव की 104वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म जो है 28 जून 1921 ईस्वी को हुआ था। PV नरसिम्हा राव के भारतीय राजनीति और शासन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जाता है। फ्रेंड्स, नरसिम्हा राव 1991 से लेकर के 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों और नीतिगत परिवर्तनों का दौर देखा। बात हो रही है PV नरसिम्हा राव की, तो उनके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पामुला प्रति वेंकट नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 ईस्वी को भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। राव के कार्यकाल में भारत की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। नेहरूवादी समाजवाद से उदारीकरण की ओर संक्रमण हुआ। उल्लेखनीय रूप से वह हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर के पहले प्रधानमंत्री और दक्षिणी
राज्य से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पिछले साल मोदी सरकार ने मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली के द्वारा। तो देखिए हाल ही में इटली के द्वारा दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली में लॉन्च किया गया है। इस रोबोट का नाम आयरन कब MK3 है। यह रोबोट 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक स्थिर उड़ान भरने में सक्षम है। आयरन कब MK3 नामक इस रोबोट ने हाल ही में पहली बार सफलतापूर्वक वर्टिकल टेक ऑफ किया। इसे भविष्य में उड़ने वाले रोबोट की कल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओडिशा राज्य ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ओडिशा ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए तमिलनाडु की हॉकी टीम ने पुरुषों का खिताब जीता है, जबकि ओडिशा की हॉकी एसोसिएशन ने महिलाओं का खिताब जीता है। पुरुषों के फाइनल में मेजबान तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को 5-0 से हराया। वहीं चंडीगढ़ ने ओडिशा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं के फाइनल में ओडिशा ने पंजाब को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी ने ताशकंद में आयोजित उजच शतरंज कप जीता है या फिर उज्बेक शतरंज कप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद ने। तो देखिए हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने ताशकंद में आयोजित उजच शतरंज कप या फिर उज्बेक शतरंज कप जीत लिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ताशकंद में उजचेस कप मास्टर 2025 जीतकर वर्ष का अपना तीसरा प्रमुख शतरंज खिताब हासिल किया है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें लाइव रेटिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 4 पर पहुंचा दिया है, जिससे वे अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत में GDP की गणना कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CSO। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा भारत में GDP की गणना जो है मुख्यतः CSO करती है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकी रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। वे GDP के आंकड़े प्रकाशित करते हैं फ्रेंड्स अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है फ्रेंड्स एजेंसी ने अपनी ताज़ा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में घरेलू मांग में मजबूती और मानसून सामान्य रहने की उम्मीद के कारण अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों के बावजूद गति मिल रही है। इसके पहले अमेरिका की शुल्क नीति पर अनिश्चितता को लेकर S&P ने मई 2025 में भारत की वृद्धि का अनुमान कम करके 6.3 कर दिया था फ्रेंड्स S&P ने ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और यह अगले 3 सालों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। फ्रेंड्स इसमें टर्म्स यूज हुआ है GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसकी गणना उत्पादन व्यय और आय विधियों का उपयोग करके की जाती है, यानी 3 विधि का उपयोग किया जाता है। एक आपका उत्पादन, दूसरा व्यय और तीसरा आय विधि का उपयोग किया जाता है इसकी गणना के लिए। अब देखिए GDP की प्रकारों में नाममात्र, वास्तविक, प्रति व्यक्ति और PPP शामिल है। आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद GDP की अपनी सीमाएं हैं। यह पर्यावरणीय क्षति, असमानता और अनौपचारिक क्षेत्रों को नजरअंदाज करता है फ्रेंड्स इस प्रकार समग्र कल्याण को प्रतिबिंबित नहीं करता है GDP। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। तो देखिए एमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए केरल राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मुक्त जीवित अमीबा की 5 विषैली प्रजातियों का पता लगाने के लिए अपनी स्वयं की आणविक नैदानिक परीक्षण किट विकसित की है। ये मुक्त जीवित अमीबा अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस का कारण बन सकते हैं, जो एक दुर्लभ लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण है। फ्रेंड्स अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस यानी AME मस्तिष्क और उसके सुरक्षात्मक झिल्लियों का संक्रमण है, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। यह पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म एकल कोशिका वाले जीवों के कारण होता है। इस बीमारी की मृत्यु दर 95% से अधिक है और यह मुख्य रूप से युवा लोगों को प्रभावित करती है। यह हालिया विकास सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक बीमारी का पता लगाने में केरल के सक्रिय कदमों को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स IIT खड़गपुर। ध्यान रखिएगा IIT खड़गपुर। चलिए फ्रेंड्स हाल ही में जो है IIT खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है। डिटेल्स से देखते हैं फ्रेंड्स आखिर ये है क्या। तो देखिए हाल ही में IIT खड़गपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है। ड्रम गूगल मैप्स की तरह है, लेकिन यह उपयोगकर्ताओं को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्ग चुनने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स यह 5 मार्ग विकल्प प्रदान करता है। सबसे छोटा, सबसे तेज, वायु प्रदूषण के लिए सबसे कम जोखिम, सबसे कम ऊर्जा खपत वाला मार्ग और एक संयुक्त सुझाया गया मार्ग। यह लाइव प्रदूषण और ट्रैफिक डेटा का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा किसी मार्ग में प्रवेश करने पर तुरंत प्राप्त होता है। यह ऐप वास्तविक समय की रूटिंग और ट्रैफिक अपडेट के लिए ग्राफ हाइपर और मैप बॉक्स का भी उपयोग करता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स तो देखिए भारत का दूसरा जल मेट्रो की शुरुआत किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पटना में। तो देखिए भारत का दूसरा जल मेट्रो की शुरुआत पटना में करने की घोषणा की गई है। तो पहली कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो पहली जो है कोच्चि केरल में हुई थी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में घोषणा की है कि पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जिससे यह शहर गंगा नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। यह परियोजना न केवल शहर के भीषण ट्रैफिक जाम का समाधान पेश करेगी, बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लाभकारी साबित होगा। फ्रेंड्स पटना जहां भारत का दूसरा जल मेट्रो सिटी होगा, वहीं पटना गंगा नदी पर जल मेट्रो स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। फ्रेंड्स केरल कोच्चि में जो है 2023 में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई थी, जो 10 द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है और अब तक 40 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा दे चुकी है। पटना में यह सेवा पूर्व पश्चिम दिशा में गंगा के साथ चलेगी और इसमें हाजीपुर व सोनपुर जैसे नदी पार के शहरों के लिए मार्ग शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को इस परियोजना के व्यवहार्यता का अध्ययन सौंपा गया है, जिसके तहत 2 चरणों में नदी की गहराई, जल स्तर, यात्री मांग और मौजूदा बुनियादी ढांचे का आकलन किया जा रहा है। फ्रेंड्स पटना जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NW1 पर स्थित है, जो वाराणसी से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। जलमार्ग विकास परियोजना यानी कि JMVP के तहत NW1 पर टर्मिनल निर्माण व ड्रेजिंग कार्य हो चुका है। पटना मेट्रो रेल की ब्लू लाइन 15 अगस्त को शुरू होने जा रही है, जिसे जो है वाटर मेट्रो से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। कल पुनः जो है आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ आऊँगा। फ्रेंड्स अब जो मैं क्या करूँगा कि 10-10 दिन का जो है करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन लगाऊंगा, जनवरी से लेकर के जून तक का। आप लोग तो कंटिन्यू रहिए, 1 लाइनर फॉर्मेट में होगा और जहां मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें मेंशन करनी है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि
वो क्वेश्चन ना बने, अगला क्वेश्चन बना दे। तो चलिए इसीलिए क्या करेंगे, उसमें कुछ हल्का फुल्का डिटेल्स भी रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से उसको आप लोग ध्यान से कल से नहीं 1 तारीख से मैं शुरू करूँगा, उसे आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है फटाफट गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।